नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप सबका अर्पित कुमार। ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना पिछला लेक्चर जो कि वैदिक पीरियड से रिलेटेड उसके बारे में चर्चा की थी। तो मैंने बताया था कि वैदिक पीरियड क्या है और क्या ये एक प्रकार का सिविलाइजेशन है या कुछ इसके अंदर और सारी चीजें थी। जैसे हमने आर्यन थ्योरी के रिलेटेड बात करी थी, वेदांत से रिलेटेड बात करी थी, कौन कौन से वेदा होते हैं, कौन कौन से पुराण होते हैं, कौन कौन से टेक्स्ट और स्क्रिप्चर, और उनके वेदा की जो पूरी सिविलाइजेशन थी, चाहे वो उनके सोशल स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे इकोनॉमिक उनकी व्यवस्था किस तरीके की थी, और उनको जो डे टू डे वो किस तरीके से कहाँ बसे, कहाँ माइग्रेशन किए, कहाँ पे सेटलमेंट करे, तो उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो हम अपने एंशियंट हिस्ट्री की आगे की कड़ी को यहाँ बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को वैदिक पीरियड का पार्ट 2 बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से जो वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक सिविलाइजेशन था, वैदिक कल्चर था, या वैदिक जो हमारे और भी रिचुअल्स थे, कस्टम थे, यूजेस थे, टेक्स्ट थे या लिटरेचर थी, वो किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें थी और क्या क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार की वहाँ की सोसाइटी थी, क्या आर्थिक व्यवस्था वहाँ की था, क्या वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, किस तरीके की वहाँ के लोग रिलीजन पे विश्वास रखते थे, कौन कौन से स्क्रिप्चर टेक्स्ट थे जिनके बारे में वैदिक। इसीलिए वैदिक को हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसने हिंदुइज्म के बारे में, इंडियन जो फिलॉसफी सिस्टम है जिसको हम दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट, डॉक्ट्राइन्स और स्क्रिप्चर उस पे दिए हुए हैं। बहुत सारे इपिक हैं जो डायरेक्टली बात करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी का विभाजन था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण सिस्टम किस तरीके से बटे थे, मैरिज किस तरीके से होती थी, स्टेटस क्या था वुमेन का। तो सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और इस वजह से हम उस सारी चीजों को आज डील नहीं करेंगे। आज हम नए तरीके से एक जो बचे हुए क्या क्या चीजें बची थी, कि मैंने आपको सोसाइटल पार्ट पढ़ा दिया था और उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्ट पढ़ा दिया था कि वहां पे जन होते थे, राजा सुप्रीम होता था, जो और लोग होते थे, कौन कौन से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे किस प्रकार का था, कि प्रोटेक्ट करना होता था टेरिटरी को। लेटर वैदिक एजेज में क्या क्या बदलाव हुए थे, तो हम उनके सारी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आज हम अपना एक नए तरीके से पढ़ेंगे कि अब आगे की उनकी क्या व्यवस्था थी, कि वो जिस सिविलाइजेशन में रहते थे वहां उनकी आर्थिक संरचना क्या थी, आर्थिक स्ट्रक्चर क्या था, किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते थे, कौन कौन से वो ऑक्यूपेशन थे, धंधे थे जिनका वो यूज करते थे, कौन कौन से वहां पे और तरीके थे जिसके जरिए जीवन यापन होता था। धीरे धीरे हम उसकी इसको लेटर वैदिक एज में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। रिलीजियस एक्सपेक्ट क्या था उसके बारे में बात करेंगे। लेटर वैदिक एज में ये कितना परिवर्तन हुआ, क्या जो सोसाइटियां ट्रेडिशनल थी कुछ उसमें परिवर्तन हुआ, किस तरीके से जो आज का सिविलाइजेशन और पिछले के सिविलाइजेशन को भी हम इंटरलिंक करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। तो अभी अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, फेथ रखिए, और सारी चीजें आप कर ले जाएंगे। बस थोड़ा वक्त का तकाजा है, समय है, बदलेगा और जरूर बदलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। जीतता वही है जो लड़ता है, लड़ने की क्षमता आपके अंदर। इसको एक तरीके से आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप दिल लगा के करिए, मौज के तरीके करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक शायरी के जरिए बताता हूँ कि लोग सिर्फ आपको दिलासा देंगे, तसल्ली देंगे, आपको रोटी कोई देने नहीं आएगा। तो आपको अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर सवेर आप जीत जाएंगे। तो वही बात है कि जो प्यासे हो तो अपने साथ रखें अपने बादल भी,
ये दुनिया है विरासत में कोई कुआं नहीं देता। और हमारी जिंदगी बेवा दुल्हन भींगी हुई लकड़ी है, जलेंगे चुपके चुपके सब लेकिन धुआं कोई नहीं देता। दोस्तों तो वही बात है, सब आपसे जलेंगे जब आपका बन जाएगा, लेकिन सहारा कोई नहीं देगा। आप ही को लड़ना है, आप ही को करना है। और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आपको अभी इस जवानी में संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही बेहतर निकल के आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजें पसंद आई होंगी, और पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम एक नए जुनून और जुलूस के साथ हम वैदिक पीरियड पार्ट 2 पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को पिछले में वैदिक पीरियड के बारे में बता चुका हूँ कि कालखंड क्या था, उसमें क्या क्या चीजें घटी थी। तो अब यहाँ पे हम सीधा इकोनॉमिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक व्यवस्था का मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो आपके रिसोर्स हैं आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से उनको कंजर्व करते हैं, किस तरीके से सुपरवाइज करते हैं, और उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। उसी सारी चीजों के ऊपर इकोनॉमी बात करती है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में आप जीने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, किस तरीके से आप रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, जिससे आपकी सोसाइटी बेहतर रूप से चलती है। तो अगर हम यहाँ पे वैदिक पीरियड की बात करें, तो जब हम वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि वहां पे बार्टर सिस्टम था। यह बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक प्रकार का ये होता है कि जब आप किसी वस्तु का आदान प्रदान वस्तु के जरिए करते हैं, क्योंकि तब की जो सोसाइटियां थी या जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। उस एडवांस व्यवस्था की ना होने की वजह से, ना क्योंकि सोसाइटी जो थी एशियंट थी, ट्रेडिशनल थी, बहुत ज्यादा विकास नहीं था, ना ही इतना ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप थी, ना इतनी ग्रोथ थी, ना कोई इतना ज्यादा कम्युनिकेशन था, ना टेक्नोलॉजी थी, और ना ही इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन था। तो उसकी वजह से जो सोसाइटियां थी वो मॉडर्न सोसाइटियां थी, सिर्फ ट्रेडिशनल सोसाइटियां थी, माफ करिएगा। क्योंकि बार्टर सिस्टम ये बताता है कि आप जो वस्तु है उसका आदान प्रदान कैसे करते हैं। जैसे गांव में आज भी आप देखते होंगे कि अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो लोग कहते हैं यार कि हमको 5 किलो चावल दे दो, हम तुमको 5 किलो इसके बदले में कुछ और दे देंगे, गेहूं दे देंगे। इस तरीके की चीजें आजकल भी महिलाएं गांव में यूज करती हैं। ये सुनत गया फलानी की 5 किलो गेहूं दे दाम तो 2 किलो चावल दे देवे। तो सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और दूसरी, क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक वैदिक पीरियड की बात करते हैं कि वैदिक पीरियड में इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई होंगी। तो अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आप इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? जॉब क्या रही होगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रेड कैसा होगा, कॉमर्स वहाँ की किस तरीके से होगी, एजुकेशन का वहां पे क्या सिस्टम हुआ, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा। यही सारी चीजें तो इकोनॉमिक के अंदर आती हैं। तो वही सारे हेड हैं जिन हेड पे हमको ये देख के चलना है कि अगर आज सोसाइटी होती तो आज का ट्रेड कॉमर्स दूसरा होता। लेकिन पहले ट्रेड कॉमर्स में क्या करेंगे? अपने खाने पीने के लिए करेंगे। तो सोसाइटियां इतनी एडवांस ही नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं थे, लोग इतने स्किल नहीं थे, ना इतनी ज्यादा जो सब्जेक्ट था उनकी ग्रोथ थी, विकास था। तो स्वाभाविक सी बात है जो इकोनॉमी होगी वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होगी, सिर्फ कंजम्पशन के लिए होगी। वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी ना हो के उनकी जो फैमिली बेस्ड सिस्टम है कि कैसे उनको कंजम्पशन करना है, कैसे फीड करना है, कैसे अपनी जो डे टू एक्टिविटी है उसको, लाइवलीहुड को जीने के लिए किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम का यूज करते थे। तो वही सारी बातें मैं आपको वैदिक पीरियड में समझा रहा हूँ। तो कॉपर टूल रिपोर्ट किए गए थे ये पंजाब में और हरियाणा प्रांत में। ये भी पता चला था कि पहले के जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे वो कॉपर टूल का भी प्रयोग करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और इसको वो आयास के नाम से जानते थे, जो कॉमन नेम था जिसको अगर कोई मेटल यूज किया जाता था। जैसे आजकल के जो सिक्के हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो पहले की जो इकोनॉमिक व्यवस्था थी उसको आयास करके बोला जाता था। ये एक प्रकार का मेटल था जिसको एक कॉमन नाम दिया गया था। और जो पहले के लोग थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। अब आयरन के बारे में क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि पहले के लोग इतनी ज्यादा उनके पास
वो नहीं था, ना तो इतनी ज्यादा उनके पास कोई फैसिलिटी थी, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ना लोग इतना ज्यादा, जैसे जैसे मेसोलिथिक न्यूलिथिक एज में आए तो लोगों ने कापर को, पहले जो पत्थर होते थे नुकीले उनको जानना शुरू किया, फिर उनके हथियार बनाने शुरू किए, फिर जब थोड़े थोड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए तो लोग कापर के बारे में जानना शुरू किया। हालांकि आयरन जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी तब तक नहीं किसी को पता था। तो आयरन क्या था, ये एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं रिसोर्स था जो लोगों को नहीं पता था, क्योंकि सोसाइटियां इतनी डेवलप नहीं थी, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, और ना ही इतनी ग्रोथ थी, ना ही लोगों के पास इतनी समझ थी, ना ही टूल्स मैकेनिक्स थे। तो स्वाभाविक सी बात है आयरन का जो ये एज शुरू हुआ, ये तो तब शुरू हुआ जब इंग्लिश में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति आई, वहां पे जो फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की गई। तो ये चीजें बहुत बाद में, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होगा, ट्रेडिशन पुरानी चीजें होंगी, गाय बैल इस तरीके की चीजें, छोटे मोटे टूल्स, पानी पीने के लिए जो घड़े होते हैं इस तरीके की, क्योंकि सोसाइटियां इतनी एडवांस नहीं थी, रिसोर्स सीमित थे, लोगों के पास भी इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे नई नई चीजों का निर्माण होगा। दूसरी बात, ना तो ज्यादा इतना वास्ट कम्युनिकेशन था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना रिसोर्स है, ना ज्यादा कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइजेशन था, ना लोग इतने एक्सपर्ट थे। तो स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ ट्रेडिशन के तरीके से जो उनकी डे टू डे की जिंदगी होती थी गांव देहात की पहले के जमाने में, कि छांव के नीचे बैठना है, खटिया के नीचे खाना पीना है, चोरा बारा जो काम करना है, उसी से उनका जीवन यापन। अब आज की तरह थोड़े की गाड़ी है कहीं बन रही है, मोबाइल कहीं बन रहे हैं, अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, जैसे कि माइल डरखाइम बताते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का जो उनका व्यू है कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, हर आदमी को अलग अलग प्रकार का लेबर काम दिया गया है। जैसे जो एजुकेशन के लोग हैं, वो एक स्टूडेंट है, उसका काम, उसका डिवीजन, उसको पढ़ना है, टीचर का काम है पढ़ाना है। ऐसे इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लेबर है वो काम कर रहे हैं, और जो उनका मैकेनिज्म सुपरविजन कर रहे हैं उसको सुपरवाइजर बोल रहे हैं। एग्रीकल्चर में देख लीजिए, जो किसान है उसका काम खेती करना है, जो मशीन से टूल्स है उसका काम अलग बनाना है, इसे बढ़ाई है, कारपेंटर है, ताकि सोसाइटी में डिवीजन हो सके और लोग बेहतर काम पर पड़े, कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो, सोशल सोलिडारिटी बनी रहे, समाज की जो गति है बढ़ती रहे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब पोएट्री पोट्री टाइप क्या था, पहले ऑर्चरी कलर पोट्री होती थी, अब ये क्या चीज है इसके बारे में, कि जो पहले पानी पीने के लिए कौन कौन सी चीजें थी, सुराही होती थी, क्योंकि तब अब आज की तरह थोड़े की नए नए सिस्टे आ गए, लोग बोतल रख रहे हैं, लोग फ्रिज रख रहे हैं, लोगों के पास और सिस्टम आ गया, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंजम्पशन यूटिलिटी बढ़ी, लोगों के पास रिसोर्स आए, हम थोड़ा डेवलप हुए इकोनॉमिकली, हम मजबूत हुए, वैसे वैसे एक्सपर्ट लोग हुए, नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, नया नया जो रिसोर्स है, नए नए मैकेनिज्म बने, वैसे वैसे चीजों का निर्माण हुआ। पहले सब चीजें नहीं थी तो लोग, फिर भी लोग आज से बेहतर जीते थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, स्वाभाविक सी बात है, जो इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हालांकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पोर्टाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी ट्रेड कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है, और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे एग्रीकल्चर सोसाइटियों का विलय आपको देखने को मिल रहा है। कास्ट सिस्टम की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, प्रॉपर ग्रोथ की वजह से, और जो लोग एक तरीके से जो उनका ट्रेडिशनल एक तरीके से ऑक्यूपेशन है उसको चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लोग स्टेटस से अब जाके कॉन्ट्रैक्ट में बन रहे हैं, जैसा कि हेनरी मेंस कहते हैं। तो अब एग्रीकल्चर सोसाइटियों का भी आपको विलय देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे लोग घर बना रहे हैं, लोग अपने अपना काम धंधा लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग सेटलमेंट के लिए शहर आएंगे, अर्बनाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो एग्रीकल्चर के लिए जमीनें नहीं बचेगी। लेकिन हालांकि पहले की सोसाइटी में सब चीजें नहीं थी, लोग खुशी खुशी रहते थे, अपना जो भी मन होता था पैदा करते थे और रहते थे, तो वही एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो इकोनॉमी में तो हम ये सभी चीजें एग्रीकल्चर से ही उनका गुजारा बसर चलता था। कैटल वहाँ की मेन वेल्थ माना जाता था, जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल होती थी उसको माना जाता था कि उतना ही समृद्ध है।
कंजम्पशन के लिए ये सिर्फ यूज करते थे कि हाँ खाने के पर्पज से, क्योंकि सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं थी, लोगों को खाने के लिए हो जाए उतना ही बहुत था। कॉमन एक्टिविटी में क्या है, हंटिंग करते थे, हंटिंग करने के बाद जिससे उनको खाने पीने को मिलता था। और टैनिंग का काम, वेविंग का काम, जिससे जो समाज की बेसिक नीड्स है, कपड़ा है, कारपेंटरी का काम है, मेटल सिमेट्री का काम है, वो चलता रहे और किसी भी चीज के जो रिसोर्स है उसकी कमी न पड़े, और बेहतर तरीके से जो सोसाइटी का है वो एक स्टेटस मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, और एक इगालिटेरियन सोसाइटी किस तरीके से बन सके जिससे किसी चीज की शॉर्टेज ना हो, कोऑपरेशन बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे, और सोसाइटी अच्छे से मूव करती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। हालांकि लेटर वैदिक एज में जब ये सोसाइटी ट्रेडिशन से धीरे धीरे मॉडर्न की तरफ जाने लगी, लोगों का डेवलपमेंट होने लगा, ग्रोथ होने लगा, लोग समझदार हुए, तो देखो आयरन का भी डिस्कवर होने लगा, फायर का यूज करने लगे। अब फायर का यूज करके जो जंगल होते उनको काट के ताकि कल्टीवेशन बेहतर हो सके, एग्रीकल्चर का मल्टीपल क्रॉप करने लगे, जिससे कई तरीके का उनको टेस्ट प्रेफरेंस मिल सके, कल्चर मिल सके, उनका एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, जिससे उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर हो सके, और जो वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी बेहतर हो सके। और जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे अर्बनाइज होना शुरू हो गई। जो नोमाड नेचर का एग्रीकल्चर होता था सिर्फ अपने के लिए ट्रेडिशनल वे वाला, उसमें चेंजमेंट होकर अब लोग कैटल रियरिंग करने लगे ताकि एडिशनल जो उनको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप और इन सारी चीजों में मदद मिल सके, जिससे अब वो रेयरिंग के साथ दूध दही इन सब चीजों का भी सेवन कर सकें, साथ ही उनको इकोनॉमिक सरप्लस भी प्राप्त हो सके, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ वे भी बढ़ सके। जैसे व्हीट को करना शुरू हुए, जैसे जैसे बुद्धि आई, बार्ले, राइस कल्टीवेशन, जो पहले का टैक्स लगता था वो बाली और भागा बोला जाता था, जिसमें 1/6 टैक्स और 1/12 टैक्स, और जो ये टैक्स जाता था ये ट्रेजरी होती थी, क्योंकि आज की तरह तो टैक्स नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसके लिए अलग अलग प्रोविजन बने हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सारी सैलरी दी जाएगी, टैक्स के लिए कि ये जीएसटी का टैक्स है, ये इंटरटेनमेंट का टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। न तब के सोवरेनिटी जो थी वो राजा के पास थी, आज की तरह छोड़ेगी पार्लियामेंट के पास सोवरेनिटी, तो आपको इस तरीके से भी समझने की जरूरत है। आर्ट, आर्ट क्राफ्ट के बारे में अगर बात करें तो अभी नरेंद्र मोदी ने जो आर्ट से रिलेटेड हमारे जो कल्चर कमेटी अभी बनाई है, जिसपे अभी कि हम अपनी जो संस्कृत विरासत को है उसको किस तरीके से संवार सकें, सजो कर रख सकें, वो उसके साथ कल्चर के साथ हम उसका डेवलपमेंट भी कर सकें, और बेहतर एक जो हम कल्चर सिविलाइजेशन है बेहतर कर सके, जिससे हमको अच्छा खासा कल्चर टूरिज्म बढ़ सके, कल्चर इकोनॉमी जो है हमारी वो प्रमोट हो सके, साथ ही जो हमारी विश्व की धरोहरें हैं या जो हमारे कंट्री की धरोहरें हैं उनको भी बेहतर निर्माण हो सके। तो वही पहले का जो आर्ट कल्चर था वो कारपेंटरी का काम हो गया, बढ़ई का, वीविंग का काम, जिससे कपड़ा की सिलाई वगैरह, लेदर का वर्क, पॉटरी मेकिंग। ऐसा नहीं है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक छोटा सा रूप है कि लोग अदर ऑक्यूपेशन में घुसे थे ताकि किसी भी तरीके से जो सोसाइटी की नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉमर्स और ट्रेड पहले भी था, लेकिन जो कॉमर्स ट्रेड था वो सी के जरिए होता था। क्यों सी के जरिए होता था? सी के जरिए होने का एक कारण यही था कि पहले इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज, इतने ज्यादा ना तो ट्रांसपोर्ट था, ना ही कम्युनिकेशन था, ना अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, तो एक ही चारा था और ये सस्ता था। दूसरी बात है इसके जरिए हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से पहुंचा सकते थे, और जो फैक्ट्रियां होती थी वो भी समुद्र के किनारे या कोस्टल रीजन में बनाई जाती थी ताकि जो व्यापार है वो बेहतर हो सके और आसानी से चीजों का आदान प्रदान हो सके। तो आशा करता हूँ कि जो सी रोजेज के जरिए इनकी सारी चीजें होती थी। जो पॉटरी होता था उसको पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रेवेयर नामक फैक्ट्री होती थी, जो इनकी एक सिंबल, एक निशानी होती थी वैदिक पीरियड की। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, भाषा का अनुवाद संभव है लेकिन भावनाओं का नहीं। तो वही कह रहा हूं कि अगर शांति चाहते हो तो लोकप्रियता से बचो, ज्यादा लोकप्रिय हो जाओगे तो फिर अपने लिए नहीं सोच पाओगे। शांति में जितना रहोगे उतना ही बेहतर है।
क्योंकि शांति से ही दिमाग बेहतर काम करेगा। अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे पढ़ाता हूँ रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में कि रिलीजन किस प्रकार था, क्या लोग एक्चुअली में जो वैदिक कल्चर के लोग थे उनके अंदर रिलीजन से रिलेटेड था, किस तरीके से रिलीजन फ्लरिश हुआ, रिलीजन में कितनी ज्यादा जो आज हम चीजें अपने समाज में देख रहे हैं वो वैदिक कल्चर की ही देन है। जो हमने ये सारी चीजें, चाहे वेदा हो, चाहे फिलॉसफी से रिलेटेड हो, चाहे सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांता, वैशेषिक के बारे में बात करते हैं, या और भी जो धर्म की ड्यूटी है, या जो हमारे टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर है, वैदिक है, वो कैसे आए, तो मैं इन्हीं के बारे में अभी डिटेल में बात करूंगा। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा पानी पी लूं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब हम चलते हैं, एक मैं आप लोगों को बहुत मस्त शायरी सुनाता हूं कि नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में भी दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं वो पत्थर तलाश कर। और सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फायदा, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समुंदर की तलाश कर। और कोशिश भी कर, उम्मीद भी कर, रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर, उम्मीद भी कर, रख रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद मुकद्दर की तलाश कर। तो आशा करता हूं कि संसार में आपको सब चीजें नहीं मिलेंगी, कभी कभी मुकद्दर भी लगता है। हालांकि आप कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए, अगर नजदीक पहुंच गए हैं तो जितना आता है उससे बेहतर बनने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन में आप जितना बेहतर बनते जाएंगे उतना ही आप अपने लिए और साथ ही साथ समाज का और देश का और लोगों का और फ्यूचर जो जनरेशन है हमारी, उनका कल्याण कर सकते हैं। तो अब आपको अगर एक बेहतर एसेट बनना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड ये शायरी है, तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर मन केवल अयोग से ही विकसित होता है, मन केवल उपयोग से ही विकसित होता है, आलस से यह क्षीण हो जाता है। इसलिए आपको आलस्य नहीं करना। आलस्य आपका दिमाग, एक मन जो है उसके पास बहुत शक्तिशाली चीज है, वो चाहे तो दुनिया की कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। सबसे पहले अगर आपको अपने को आलस से बचाना है तो आप अपने मन का जो है कंट्रोल करना, उसको अपने हिसाब से चलाना सीखे, जैसा कि नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें, और डरना नहीं है, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देने वाला है। बस आपको अपनी मंजिल खुद बनानी, अपने ऊपर हौसला, विश्वास, तेज जुनून रखना है। और दोस्तों, हम आशा करता हूँ, आज मैं आपको वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं जैनिज्म पूरी जो हिस्ट्री है एशियन मेडिवल मॉडर्न के बाद हम लोग ज्योग्राफी में नए चीजें पढ़ेंगे जो आज तक कोई नहीं पढ़ाया है। चाहे पहले पैरेललोमैग्नेटिज्म की बात रही हो, या विंड रिवर्सल थ्योरी की बात रही हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात रही हो, प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी की बात रही हो, सारी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिलॉसफी में भी मैं न्याय, मीमांसा, वेद और आपकी जो ईस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी सब बात करेंगे। तो जितना भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है मैं यहाँ पढ़ूंगा। साथ ही साथ लॉ में मैं सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझको सपोर्ट करते रहिए। बाकी धीरे धीरे हम लोग बेहतर करेंगे। आप भी पढ़िए, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सीखते ही रहना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो आपको इसी के वजह से एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ कि साया बनकर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, और अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे भी मत रहना। और सावन का महीना आते बादल तो छा जाएंगे, सावन का महीना आते तो बादल छा जाएंगे, हर हाल में बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है, सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिल बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। अब बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते, बातें, हुस्न, वफा, तू दर तलक
ये बहते रहेंगे इसके भरोसे मत रहना, कि ये दूर तलक बहते रहेंगे इसके भरोसे मत रहना। तो किसी के भरोसे नहीं रहना, अपने भरोसे रहना है, अपने ऊपर बिलीफ और विश्वास जुनून पैदा करना है कि यस आई कैन डू एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू क्रैक एनी एग्जाम, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव अ पोटेंशियल, ट्रस्ट मी गाइस। तो अब मैं आप आगे चलता हूँ, यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अब तक जितनी भी सारी चीजें मैं पढ़ाया हूं वो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब रिलीजियस एक्सपेक्ट में हम अगर देखें तो रिलीजन एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। हालांकि हम अभी इतने बड़े तो हैं नहीं कि हम रिलीजन को पूरी तरीके से समझ पाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का माननीय हाई कोर्ट का अपना अपना व्यू, लोगों का अपना व्यू है, फिलासफर का अपना व्यू है, बड़े बड़े महात्माओं का अपना व्यू है रिलीजन को समझने का। कोई इसको धर्म मानता है, कोई इसको आत्मा गाड से जोड़ता है, कोई इसको ब्यूटी से जोड़ता है। तो रिलीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा है। कोई इसको फिलॉसफी से जोड़ता है। तो ये अपने अलग अलग थिंकिंग है। तो यही सारी चीजें वैदिक पीरियड में कि उन्होंने रिलीजन को किस तरीके से देखा। तो जब हम रिलीजियस एक्सपेक्ट में चलते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान जो आज हम देख रहे हैं या गॉडेस देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एशियंट जो हिस्ट्री है उसी से निकल के आती है। कि वो भगवान को एक ह्यूमन फॉर्म में मानते हैं कि जैसे हम लोग ह्यूमन है वैसे भगवान भी अवतार लिए हैं, पैदा हुए हैं, इस कंट्री में आए, इस देश में आए। चाहे भगवान में देख लीजिए अयोध्या में जब पैदा हुए या बरसाने में पैदा हुए या और जो, तो ये सारी चीजें हैं कि किस युग में पैदा हुए, सारी चीजें वो भगवान की तरह उन्होंने सारी ड्यूटी करी, कर्म करा। चाहे उन्होंने 14 बरस का वनवास करा, किसी ने कोई और बड़ा तप किया, तपस्या की, किसी को नरसंहार में सपोर्ट करा या किसी। तो ये सारी चीजें कि क्या है, कोई भी आदमी इससे ये दर्शाता है कि कोई भी आदमी आज के जमाने में अगर ये सोचे कि वो बिना संघर्ष किए सब कुछ कर लेगा तो संभव नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा। जब भगवान नहीं बच पाए तो आप कौन होते हैं? तो आपको लड़ते रहना है, डरना नहीं है। आप 1 में हारे हैं, 2 में हारे हैं, 3 में हारे हैं, 4 में हारे हैं, 10 में हारे हैं, जितनी भी चीजों में हारे हैं डरना नहीं है। क्योंकि जो जितनी बार हारेगा वो उतना ही कुछ नया सीखेगा और उसके अंदर कैलिबर बढ़ता जाएगा। कहने से तुम एक बार में एग्जाम क्रैक कर लोगे तो तुम ये समझो कि ये ना समझो कि हम दुनिया के सेक्रेटरी बन गए हैं, एरिस्टोटल बन गए हैं। एरिस्टोटल आप तभी बनेंगे जब आप बिखरेंगे, मेहनत करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे। समुंदर की अगर मिल गया है दरिया तो समुंदर की तलाश कर। तो समुंदर की तलाश में जब आप जाएंगे तब जाके आप कहीं थोड़ा बार अपने अंदर हुनर पैदा कर पाएंगे। एक एग्जाम क्रैक करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। लेकिन आज के बच्चों को क्या है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो बस सोच लेते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत यहीं तक थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं, नौकरी एक जीने का जरिया है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे काम है। लेकिन अपने को, अपने सामर्थ्य को कभी भी कमजोर नहीं आंकना है। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि पहले भी सेक्रीफाइसेस की प्रैक्टिसेस होती थी, चाहे वो प्रजा के लिए राजा दान देता हो या पशु की बलि चढ़ाता हो या अश्वमेध यज्ञ कराता हो। ये सारी चीजें थी। कैटल का प्रोटेक्शन करता हो ताकि वो लोगों का प्रोटेक्शन कर सके, वहां जो समस्याएं हैं डिसीज ना हो, कैटल की या पॉपुलेशन की तो उसको बढ़ा सके जिससे वहां प्रोक्रिएशन होता रहे, या लोग में जो बर्थ हो सके, या चिल्ड्रेन सही तरीके से, जिससे जो वहाँ की एक सोसाइटी उसमें बैलेंस बना रहे और कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो। इसीलिए वो रिचुअल्स ट्रेडिशन का यूज करते थे, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े हवन करते थे और वेदा में जो टेक्स्ट थे उनका उच्चारण करते थे, जिससे क्या मंत्रों का उच्चारण, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है कि पूरा संसार हमारा, एक तरीके से पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम है, सबको हमने अपने संसार में जगह दी है। ये नहीं कि संसार किसी एक के लिए है। सभी खुश रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारी हिस्ट्री ही बताती है। अगर हम ये हिस्ट्री ना पढ़े होते तो हमको ये सारी चीजें ना पता चलती। हालांकि आज के बच्चे हिस्ट्री ना पढ़ के कुछ और ही पढ़ रहे हैं। वो जो मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और
इस लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेब सीरीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जिनमें कुछ है नहीं और दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जो हमारा पुराना ट्रेडिशन फिलॉसफी है, कस्टम है, उनको भूल रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहे वो रेप की प्रॉब्लम हो, चाहे मर्डर की प्रॉब्लम हो, चाहे उनकी ह्यूमैनिटी की बात रही हो। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन विदाउट वैल्यू मेक्स पर्सन मोर डेविल। तो वही बात है कि और आया भी था यूपीएससी में कि एजुकेशन मेक्स मैन मोर डेविल। तो अगर अगर आपके अंदर एजुकेशन है और वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे? करप्शन करेंगे, टेररिज्म करेंगे, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, कम्युनल वायलेंस करेंगे, समाज में रेप करेंगे, और एंटी सोशल एलिमेंट वाली एक्टिविटी करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे, किनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे। ये तो मैं एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ये अभी चटनी, अभी आगे आगे बहुत सारी चीजें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब पहले का लोग इतना दिमागी नहीं था, इसीलिए गाड को टेरेस्ट्रियल में, एटमॉस्फेरिक में इंपॉर्टेंट उस पे बांट दिया कि इंद्र भगवान है, वरुण भगवान है, अग्नि भगवान है, यम भगवान है, सोम भगवान है, अग्नि, क्योंकि वो मानते थे कि जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन करता है वो विष्णु भगवान है, और ये सब अग्नि के जरिए डिस्ट्रक्शन होता है। इंद्र 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 भगवान जो है उनको पूरे इंद्र देव का मालिक बना दिया गया। ये भी एक तरीके का विध्वंस करने के लिए जाने जाते हैं। और जो पहले के गॉड्स में थे, बड़े बड़े संत थे, वो महर्षि वशिष्ठ हो गए, चाहे विश्वामित्र हो गए, जो इम्पोर्टेंट प्रीस्ट थे, जो राजा को सलाह देते थे कब यज्ञ करना है, प्रजा के सुख दुख के लिए क्या करना है, कैसे प्रजा का एक बेहतर विकास वेलफेयर हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हमको रिलीजन से ही पता चलती हैं, और रिलीजन का मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच समझाया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे जैसे सोसाइटियां थोड़ी ट्रेडिशन से मॉडर्न होने लगी, थिंकिंग में परिवर्तन हुआ, वेस्टर्नाइजेशन लोगों के अंदर आने लगा, लोग रिलीजन चेंज होने लगा। जो पहले वेस्टर्न अगर कंट्रियों में देखो तो जो चर्च थी, पॉप को, पादरी को सुप्रीम माना जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय चीजें जब घटी, रेवोल्यूशन हुआ तो चीजें बदली। और भी अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे जो इंडियन सोसाइटी में लोगों के ट्रेडिशन और कस्टम और बिलीफ सिस्टम में चेंज हुआ। हम जो अब रिलीजन की तरफ से धीरे धीरे हम फंडामेंटलिज्म की तरह की, रीजन और विवेक के आधार पे चीजें होंगी। हम ऐसे नहीं कि कोई चीज मान ले लॉजिक लॉजिक के जरिए मानेंगे, तर्क के जरिए मानेंगे। ऐसे नहीं कि जो पहले के रिलीजन में दे दिया गया उसी को मान लेंगे। तो ये फंडामेंटलिज्म की, हम फंडामेंटलिज्म की तरफ बात कर रहे हैं। अब हम रिलीजन को एक फेथ के तरीके या बिलीफ की तरीके न लेकर उसको रीजन की तरीके, लॉजिक की तरीके, तर्क की तरीके ले रहे हैं। जैसा कांट कहते हैं कि जो एक तरीके से कोई भी चीज चाहे रिलीजन हो, अब रिलीजन को हम रिलीजियस मैटर की तरीके नहीं देखेंगे, उसको हर चीज के पीछे एक रीजन बेस्ड होता है, जो उनका कैटेगोरिकल इंपरेटिव की जो फिलॉसफी है। कभी मैं उसके बारे में बात करूंगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। हालांकि आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब लेटर वैदिक एज में जैसे जैसे सोसाइटियां मॉडर्न होनी गई तो देखिए इनमें भी कमी देखने को मिले लगी। वरुण और इंद्र को ही वही इंपॉर्टेंट मानने लगे, आदि पुरुष को ये सुप्रीम गॉड का दर्जा देने लगे, रुद्र भगवान को ये शिव की तरह मर्ज कर दिए। जो नए नए जादू टोना लोग इनकी तरफ भी चलने लगे, रिलीजियस लाइफ में लोग इंटर होना कर दिए। लोग धर्म, धीरे धीरे धर्म आने लगा। धर्म का मतलब कि आपकी ड्यूटी क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति। जैसे डुइड बिल्ड्रो जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े एक अपने उनका सोचने का नजरिया है, वो कहते हैं कि डुइडम की सबसे पहले जो ड्यूटी होती है वो नेशन के प्रति होती है, फिर फैमिली के प्रति होती है, पब्लिक के प्रति होती है, फिर इंडिविजुअल के प्रति होती है, फिर और लोगों के प्रति होती है, नेशन के प्रति होती है। तो इस तरीके से वही से कांट कहते हैं कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी ओनली। ड्यूटी का मतलब क्या है कि आपका धर्म क्या है, आप किस लिए पैदा हुए, आपका सुप्रीम ऑब्जेक्ट क्या है लाइफ को लेकर। क्या आप मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं कि मतलब आपको मटेरियलिज्म चीजें चाहिए, या आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है। स्पिरिचुअल मतलब आप भगवान की तरफ, आप आत्मा की तरफ, आप सुप्रीम गॉड की तरफ, जो एक स्थित प्रज्ञा की फिलॉसफी है कि आप सुप्रीम अटेनमेंट, निर्वाण, कैवल्य, जिसको जैनिज्म और बुद्धिज्म कहते हैं, उसकी तरफ जाना है। कृष्णा कहते हैं कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी से ओनली, मतलब निष्काम कर्म योग, कर्म
आजकल लोग कर्म नहीं करना चाहते, पहले फल लगा के बैठ रहे थे। अरे कर्म तो करिए, जो मिलना होगा। यहाँ पे नियत हर चीज डिसाइड करती है। आपको बस चलते जाना है, ये दुनिया ऐसे ही चलती जाएगी। यही कोई आज तक नहीं जान पाया क्या सही है क्या गलत है। आदि अंत को थाय न पावा, मति अनुरूप निगमस गावा। वही बात है कि आदि अंत का किसी को पता नहीं। मति का मतलब बुद्धि, बुद्धि जिस तरीके से सोच पा रहे हम लोग उसी तरीके से सोच पा रहे हैं। कोई कह रहा है ये माया जाल है, कोई कह रहा है भगवान है, कोई कह रहा है आत्मा सुप्रीम है, कोई कह रहा है कि जो थ्योरी आप पुराने जन्म पे विश्वास करती है कि कर्मा की थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं रिबर्थ, रिबर्थ की जो उनकी एक फिलॉसफी है कि लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, योनियों में भटकते हैं। क्या सही है क्या गलत है इन डॉक्टर हम सब लोग तुक्का ही लगा रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जनक विश्वामित्र जो है वो उनके बारे में पता लगता है। रीति की जो रीति चलती है कि किस तरीके से जो गवर्न हमारा यूनिवर्स चल रहा है, किसी को कुछ नहीं है। वैदिक टेक्स्ट में अगर और आगे जाएंगे तो ध्यान के बारे में कि मेडिएशन के जरिए हम, श्रुति हमारी बताती है कि जो मेडिएशन एक तरीका हो सकता है। मेडिएशन की अपने माइंड को मेडिएट करिए, ध्यान में जाइए, पता लगाइए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा उद्देश्य क्या है। ध्यान में कई प्रकार के विज्ञान, भैरव तंत्र में ओशो ने कम से कम 150 ध्यान की पद्धतियां या तरीके बताए हैं। उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान को लगा पाएंगे। उसने कहा किसी में मुंह बंद करो, किसी में सिर्फ सोचो, किसी में सोचो कि सिर्फ मैं ही हूँ, किसी में सोचो कुछ गाओ, किसी में क्या है कि बल्ब जल रहा है तो उसी को देखो, किसी में क्या है सूर्य उग रहा है तो उसकी तरफ टकटकी लगा के देखो, किसी में नंगे पैर खड़े हो जाओ, पृथ्वी से बात करो। तो कई सारी चीजें, किसी में कुत्ते की तरह हाथो, किसी में इतना ज्यादा अपने को शिथिल कर दो कि बिल्कुल वो रहे, या किसी में इतना कि जो भी काम करने से पहले सोचो कि सब अच्छा ही होगा। तो बहुत सारी चीजें विज्ञान भैरव तंत्र में है। और भी मेडिटेशन के तमाम तरीके, हालांकि आजकल स्वामी रामदेव के अपने अपने कपाल भारती की बात करते हैं। तो मेडिटेशन ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक माइंड शांत नहीं होगा तब तक आप कुछ बेहतर सोच समझ नहीं पाएंगे। इंसान असली में तभी सोचना शुरू करता है जब वो शांत होता है। कहने की बात है, क्योंकि अगर वो शांत नहीं रहेगा तो वो कभी कुछ नई चीजें नहीं। अगर आपको अपने को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने को शांत रख, जितना आप काम रहेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आएगा किसी भी चीज का। इसीलिए अगर आपको आपके अंदर इतनी क्षमता है, भगवान ने आपको इतना बेहतर बनाया कि आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, बिलीव रखेंगे, मेडिएट करेंगे तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। क्योंकि मेडिएशन से ही जितनी सारी डिस्ट्रक्शन है वो आपको धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप एक बेहतर जो फिलॉसफी का निर्माण है, परम सुख का निर्माण है, निर्वाण की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है, स्थित प्रज्ञ की फिलॉसफी है, एक ब्लिसफुल, एक चेयरफुल लाइफ क्या होती है, पर्पज अल्टीमेट क्या है, स्पिरिचुअलिज्म को आप धीरे धीरे पा पाएंगे, उसकी गहराई, उसकी तह तक जा पाएंगे। वो यही जरिया है, क्योंकि मटेरियलिज्म का जब आप सुख लेंगे तभी आपको स्पिरिचुअलिज्म की चाह जागेगी। क्योंकि बिना मटेरियलिज्म के आप स्पिरिचुअलिज्म को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज का यूज नहीं कर लेंगे तब तक उससे निकलने की कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि आपके दिमाग में तब ये रह जाएगा कि यार मैं ये नहीं करा तो पहले मुझको ये कर लेना चाहिए, तो आप पहले कर लो तभी। इसीलिए ऐसा अगर आप देख रहे हैं कि जो इंसान होता है पहले वो आता है पूरा अलग अलग उसमें मटेरियलिज्म को जीता है, इसके बाद जब वो जानता है कि सब देख लिया, भोग लिया, सारे दुनिया के सुख, काम, क्रोध, मैं, लोभ, हर चीज करने के बाद इंसान के दिमाग में लास्ट में जानता है मरने का समय आ गया है, भगवान के सामने क्या कहूंगा, मुंह बनाऊंगा, इससे बेहतर है कि अभी समय है। क्योंकि उसको ये डर रखी यार मैंने तो पूरा कुकर्म कर लिया, अब अच्छे कांड करने का समय कब मिलेगा। तो अब अच्छे कांड करने से पहले मैं यही सारे अपने माफ कर लूं ताकि मैं वहां अपने को दिखा सकूं कि हाँ मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया रहा हूँ। हालांकि क्या करे वो तो भगवान है मालिक है, किसी को नहीं पता। और क्या सच्चाई है ये यहाँ तक हम लोगों का दिमाग ही बंद हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। स्मृति, वैदिक टेक्स्ट में जो डिटेल कमेंट्री है किसी भी जप के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में, उनके जो जप हैं, उनके मंडल्स हैं, या हम कह सकते हैं उनका स्क्रिप्चर है, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन की वो क्या चीज है, वेदा का एक्सप्लेनेशन की वेद में कौन सा कर्म कांड, ध्यान कांड, जो भी है सारी चीजें
या वेदा के सब पाठ, उपनिषद, वेदाज, उपवेदाज या वेदा 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 के अंदर की नॉलेज कौन सा सुप्रीम नॉलेज है, फिलोसफिकल नॉलेज की बात कर रहा है या वैदिक नॉलेज की बात कर रहा है या रिलीजियस नॉलेज की बात कर रहा है, वेदा है क्या एक्चुअली, या धर्म की बात कर रहा है या स्क्रिप्चर की जो बात कर रहा है। तो वही चीज है कि नॉलेज ऑफ सुप्रीम नॉलेज कॉस्मेटिक नॉलेज की बात कर रहा है। यही तो चीज है वेदा में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सारी चीजों के बारे में है। या फिलॉसफी के बारे में जो आज हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं, जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दर्शन का मतलब क्योंकि दर्शन कराती है, क्योंकि लाइफ के बारे में बताती है कि एक्चुअली लाइफ है क्या, हमारा ट्रू इंटेंशन क्या है, उसके ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है लाइफ को जीने के लिए। क्या हम ये लाइफ से उसके लिए पैदा हुए हैं या कष्ट लेने के लिए पैदा हुए हैं, या लाइफ में हमारा एक्चुअली उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। क्या सिर्फ खाने पीने मौज करने आए हैं या कुछ और भी इससे बढ़ के सुप्रीम कोई चरम सुख है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही फिलॉसफी बताती कि ये वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ विजडम है, वे ऑफ गॉड है, वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, उसके बारे में बात करती है। तो जो फिलॉसफी को 3 4 5 कैटेगरी में मेन डिफाइन की, सांख्य फिलॉसफी जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, थ्योरी के बारे में बात करता है कि मीमांसा क्या है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरी से रिलेटेड की वेदाओं के बारे में जो थ्योरी दी है, जो टेक्स्ट दिए हैं, मंडल दिए हैं, चांट दिए हैं, और भी तमाम प्रकार की जो फिलॉसफिकल एक तरीके से थिंकिंग दी है या फिलॉसफिकल नॉलेज दिया है, फिलॉसफिकल प्रिंसिपल दिए हैं, उनके बारे में ये बात करती है। और सांख्य फिलॉसफी को कपिल जो कि एक बहुत बड़े मुनि है, सेजेज है, उनके द्वारा, उनके फाउंडर है। योग फिलॉसफी ये बताती है कि जो सोल, हमारी आत्मा और भगवान का क्या संबंध है, क्योंकि जब आत्मा पवित्र होगी तभी हम भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि आत्मा के जरिए ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। गौतम बुद्ध ने अपनी आत्मा को, अपने को पवित्र किया, तभी जाके उनको भगवान का दर्जा मिला। हालांकि भगवान बन पाए नहीं बन पाए अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि उनको ह्यूमन के तरीके होते हुए भी लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि सारा संसार दुखों का कारण है, दुखों के कारण ही उन्होंने की वर्ड इज फेसिंग अ सफरिंग, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। उनके जो है कि किस तरीके से इंसान बेहतर बन सकता है, जो उनका केएफसी है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ब्रह्मचर्य का पालन करो, माइंडफुलनेस रहो, किसी की सामान न चुराओ, और सबसे दया करो, सबके पास सेवा भाव रखो, तभी तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी पैदा होगी, तभी तो आप किसी को कुछ दे पाएंगे। जब आपके अंदर ही ईर्ष्या घृणा दोष भरा रहेगा तो आप समाज अपने को नहीं बदल पाए तो दूसरे को क्या बदल पाएंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे प्रयास बनिए। फिलॉसफी यही बताती है कि हमको दूसरों को किस तरीके से देखना है, क्या वो हमारे लिए बोझ है या हमारे लिए एसेट है। वो एक्चुअली में आपके लिए एसेट है, बस आपको भीड़ देख के ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार ये इतनी पॉपुलेशन, अरे सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतर होगा। जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। तो वही बात है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और सोल का गार्ड के साथ कनेक्शन बताती है योग फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी ये बताती है कि सारी चीजें गौतम के द्वारा दी गई है, सिलॉजिज्म या लॉजिक तर्क पे बेस्ड है। कि अगर आपको कोई चीज मान नहीं लेना है कि मंदिर बनाए गए तो बस मान लिए कि मंदिर पूजने के लिए, अरे ये भी तो समझो कि क्यों बनाए गए, क्या कारण रहे होंगे, मंदिरों की जरूरत क्यों पड़ी, या आदमी खुद अपने आप में मंदिर नहीं बन सकता। तो ये तर्क, तो व्हाट वेन वेयर का जो तर्क है, किसी चीज को समझने सोचने और जानने की जो कुशल शक्ति है, जिज्ञासा है, वो हमारी डेवलप करती है न्याय फिलॉसफी। तो इसलिए मैं लोगों से कहूंगा कि अगर उनको अपने दिमाग का जो होरिजन है, स्किल है, उसको बढ़ाना है तो उनको न्याय फिलॉसफी जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत सारे वेस्टर्न फिलॉसफर उन्होंने सोचने पे मजबूर करा, चाहे वो डिकार्ट हो, चाहे कांट हो, चाहे स्पिनोजा हो, और चाहे एरिस्टोटल हो, सेक्रोटी हो, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और थॉमस एकुना हो, तो ये बताते हैं कि जो फिलॉसफी है वो मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, और भी प्रैग्मेटिक व्यू, रियलिज्म व्यू की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, और जो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट व्यू है आज चीजों को लेकर उसकी बात करते हैं। तो जब कभी मैं इंडियन या वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। कि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं दुनिया की सारी चीजें जितना मैं पढ़ा सकता हूँ मैं
आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको विश्वास करना होगा। मीमांसा फिलॉसफी रिचुअल्स की बात करती है, जो जामिनी के द्वारा बनाए गए। रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल एक प्रकार के ट्रेडिशन होते हैं, यूजेज होते हैं, जो हमारे समाज या लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे हम किसी को हाय करके बोलते हैं, वो भी रिचुअल्स में आ जाता है। कोई यज्ञ होता है वो चलता है, या कोई शेयर मनी घटित होती है, जैसे सेक्शन 7 में आप शेयर मनी की बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में वहाँ जो पाणिनि होरम की बात करते हैं, या होमम दत्ता की बात करते हैं, या दोनों लोग आपस में जो सप्तपति गमन की बात होती है कि 7 फेरे लेना, ये सब क्या है? ये रिचुअल्स है, कस्टम है, बिलीफ है, जो समाज के द्वारा, कल्चर के द्वारा लोगों को दिए गए हैं। वेदांता फिलॉसफी बद्रायन के द्वारा दी गई है। जो ये फिलॉसफी है, इसका डिस्कशन सबसे पहले वेदांता के द्वारा बद्रायन ने किया था। वैश्विक फिलॉसफी डिस्कस करती है एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कि दुनिया में एक ऐसा भी कोई पदार्थ या एटम है या कोई सब्सटेंस है जो बहुत छोटा है। वो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, कि छोटी सी भी छोटी चीजों के बारे में ये फिलॉसफी बताती कि ऐसा नहीं, इंसान, बड़ा प्राणी, कुछ ऐसे प्राणी जिनके बारे में हमको पता ही नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। इस फिलॉसफी के जो जनक हैं उसको हम कुनड के नाम से जानते हैं। इसमें शंकराचार्य आते हैं, रामानुजम आते हैं, विवेकानंद भी जो फिलॉसफी इसको प्रमोट करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें लीगल फैटर्निटी और जनरल अवेयरनेस अर्पित कुमार इलाहाबादिया का। तो मेरा दूसरा चैनल जनरल अवेयरनेस है, उसको भी आपको लाइक सब्सक्राइब करना है और कमेंट करते रहना है। और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता रहे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो आपको जाने से पहले एक और शायरी सुनाता हूं कि तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। वो पल जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं। तो दोस्तों वही बात है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क से गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क से गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। अब पी जा अयास की तलखी को भी बस हंस कर इलाहवा दिया, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। हो सकता है आप में दूसरों से कम हुनर हो, वही कहता हूं कि आपके पास हुनर भले कम हो लेकिन डरना नहीं है। हो सकता है कि आपके दूसरों से कम हुनर हो, लेकिन हार न मानने का हुई हुनर है जो आपको अलग बनाता है। एलेन ब्लूम ने एक बार कहा था कि अगर आपके पास हुनर है या नहीं है, हुनर डेवलप किया जा सकता है, लेकिन जो जिज्वा, डिटर्मिनेशन और एक तरीके की आग है, वो अगर होगी तो आप अपने आप हुनर बना लेंगे। तो हुनर कहीं से पैदा नहीं होता, हुनर बनाया जाता है। हुनर को डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस और अपने वैल्यू और इथिकल जो आपका माइंड सेट है, या आपका जो एक माइंड है, उसको किस तरीके से सही चीज पे लगाना है, उस पर सतत प्रयास जारी रखना है, कंटिन्यूअस इफर्ट डालने हैं। उसी को एलेन ब्लूम ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया और बताया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। देखो कितनी मिनट की बनी, बनी भी नहीं।